गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित एग्जाम स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के सभी एक नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हमने प्रयास ये किया है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुविकल्पी प्रश्न में ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो डायरेक्ट आंसर इसलिए दिया है क्योंकि जो एक नंबर वाले प्रश्न आते हैं आपके जिनमें आपको विकल्प नहीं दिए होते हैं, तो उससे आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि बिना ऑप्शन के आप कैसे आंसर करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आप सभी को याद रखने हैं, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं और तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, और किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इसमें बाबर जो है विजयी रहा था। अगर ये डेट नहीं याद रहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ईयर जो है सन जरूर याद रहना चाहिए, 1526, ठीक है। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, और अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और उसमें जो है अकबर की विजय हुई थी। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, उसमें अहमद शाह अब्दाली जो है विजयी रहा था। तो आप तीनों पानीपत के युद्ध महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसमें अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। तो अकबर के दरबार के प्रमुख जो संगीतकार थे वो तानसेन थे, और तानसेन का जो है असली नाम रामतनु पांडे था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और अगला प्रश्न देखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था, गुजरात जीत के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने करवाया था। और अकबर ने कुछ और भी काम करवाए थे, जैसे दीन इलाही धर्म चलाया था, ये आपको याद रखना है। और अकबर ने जो है जजिया कर भी समाप्त किया था, ये भी आपको याद रखना है। और अकबर ने जो है इबादत खाना की भी स्थापना करी थी, तो भी आप प्रश्न याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा जो भारत आया था वो 1498 ईस्वी में आया था, और यह एक क्या था, पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 1765 ईस्वी में हुई थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया, या सहायक संधि के जनक कौन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली, जो हैं सहायक संधि के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर हैं। तो प्रेरी घास के जो मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित कुछ तथ्य आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का 2/3 हिस्सा है, यानी कि 2/3 जो भाग है, 2/3 भाग है, उस पर मरुस्थल पाया जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयला खान स्थित है। तो रानीगंज कोयला खान स्थित है पश्चिम बंगाल में। हमने ऑप्शन आपको नहीं दिए हैं, आपको ये चेक करना है कि आप डायरेक्ट बिना ऑप्शन के कितने बहुविकल्पी और एक नंबर वाले प्रश्न सही करते हैं। तो आप जो है यहाँ से 20 नंबर आपके लगभग एक नंबर वाले 15 बहुविकल्पी और 5 प्रश्न एक नंबर वाले पूछे जाते हैं। उसके बाद 30 आपके जो है लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 नंबर के 15। तो आप जो है एक एक नंबर के सारे प्रश्न यहाँ से आपको तैयार हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे, नरौरा परमाणु केंद्र ऊर्जा केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता है जो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था वो पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, 1784 ईस्वी में। भारत में डाक प्रणाली
प्रारंभ हुई थी? तो देखेंगे भारत में जो डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी वो 1766 ईस्वी में हुई थी और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे पहले डाक प्रणाली प्रारंभ की गई थी। और एक अभी अगला प्रश्न भी इसमें आगे आएगा, लेकिन आपको यहीं पर हम बता दें, भारत में एक डाक विभाग की स्थापना पूछी जाती है। ये तो डाक प्रणाली प्रारंभ कब हुई थी ये पूछा है आपसे, और डाक विभाग की अगर स्थापना पूछी जाती है तो आप जो है आंसर करेंगे 1854 ईस्वी में जो है डाक विभाग की स्थापना हुई थी। और उस समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था, और इसी ने पहली बार जो है डाक टिकट भी जारी किए थे। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और ये जो डाक विभाग है ये 10 अक्टूबर 1854 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? तो हमने अभी आपको बताया था इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक उस समय इब्राहिम लोदी था, और इब्राहिम लोदी के ही साथ तो बाबर का प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है इब्राहिम लोदी हार गया था और यहीं से मुगल की बस जो है साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा का रचयिता कौन था? ठीक है, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हम आपको बहुत फास्ट रिवीजन कराएंगे, इसलिए ऑप्शन ज्यादा नहीं दिए क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा और आपके एग्जाम है 30 तारीख से, तो आप बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे, कम समय में ज्यादा प्रश्न। हुमायूंनामा, हुमायूं जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो उसकी बहन थी गुलबदन बेगम, उसने जो है हुमायूंनामा की रचना की थी। तो आप याद रखेंगे गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अगला प्रश्न है, कालिंजर का दुर्ग स्थित है? तो कालिंजर का दुर्ग एक्चुअली में तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास है, लेकिन वो बांदा जिले का अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको बुंदेलखंड जो है ऑप्शन करना रहेगा। कालिंजर का दुर्ग बुंदेलखंड। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और अकबर विजयी रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे? तो आप सभी को पता है सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, और ये कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जस्ट बक्सर युद्ध के बाद हुई थी। बक्सर युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था, और उसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुई थी? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये संधि हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था जिसके द्वारा जो है वो अपना नियंत्रण करना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण करना चाहती थी, तो इसीलिए उसने जो है 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है शुरू करने वाले थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जो है न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए जाना जाता है, स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, और सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये प्रश्न आप याद रखेंगे, अगर सिविल सेवा का जनक पूछा जाए तब भी आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की भी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत हुआ था? तो सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन के अथक प्रयासों के द्वारा ऐसा काम हो पाया था, और उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो याद रखेंगे किसके प्रयास से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, और किसके शासन काल में हुआ था? कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई थी? तो देखो प्रश्न आ गया है 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक विभाग की स्थापना हुई थी, और लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार डाक टिकट जारी किए थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और इस समय वर्तमान में अगर उपराष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो सीपी राधाकृष्णन बने अभी हाल ही में, और वो 15वें उपराष्ट्रपति हैं भारत देश के। ठीक है।
अगला प्रश्न पूछा गया रूबी क्या है, तो रूबी ऑप्शन में आपको हमने बता रखा, ऑप्शन नहीं दिया है, तो रूबी जो है एक तरह का अभ्रक होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग तो 111 है, लेकिन इसमें पवन सीरीज में जो है आंसर में 4 दे रखा है, तो अगर ऑप्शन में आपके 4 ही मैक्सिमम है तो आप 4 ही करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम जो भी संख्या मिलेगी वो करेंगे, क्योंकि भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है। अगला प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। 3 अगस्त 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, याद रखेंगे 1492 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किसने किया था, तो जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने, और इसको सबसे पहले अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। और भारत में जजिया कर की शुरुआत करने का या जजिया कर प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। तो जैसा कुछ आपका प्रश्न उसमें ऑप्शन में रहे उसी हिसाब से आप जो है उत्तर करेंगे, लेकिन जजिया कर समाप्त करने की बात अगर पूछी जाए तो अकबर ने की थी, और मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर का सबसे पहले प्रारंभ किया था। और भारत में जजिया कर को लागू करने का जो सबसे पहले श्रेय है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो ये बाबर की है, और बाबर की आत्मकथा है जो बाबर ने स्वयं लिखी थी, बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबरनामा किसकी कृति है, तो अकबरनामा जो कृति है वो अबुल फजल की है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबरनामा जो है अबुल फजल की कृति है। तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी किस क्षेत्र में, तो संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और ये जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल थे तानसेन। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो आप सभी को पता है दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है, सासाराम कहाँ पर है, बिहार में है ये। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आप सभी को पता है, आप डेट भले ही भूल जाए लेकिन सन जरूर याद रखेंगे, 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और बाबर विजयी रहा था। अगला प्रश्न है बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच जो स्थान था खानवा पर हुआ था, इसीलिए इसको खानवा युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये जो हुआ था 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को, इसमें सेवा हो गया है, इसको देख लीजिएगा, ये सेना है, ठीक है, पानीपत के, क्योंकि हमारे जो टाइपराइटर महोदय हैं वो बहुत ही महान है, जो भी प्रश्न सही दो तो उसको गलत ही टाइप करते हैं। लोदी की सेवा को किस सेवा कर दिया है, यहाँ पर सेना होगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी रहा था, और इसी ने इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था। अगला प्रश्न देखेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो आपको बहुत ही आसान भाषा में इसको याद रखना है। बाबर की आत्मकथा जो थी वो तुजुक ए बाबरी थी, और तुजुक में देखो ता आया है, और तुर्की भाषा में भी पहले ता आता है, तो याद रखेंगे तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जो कि बाबर की क्या थी, आत्मकथा थी। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, तो वो आपके छत्रपति शिवाजी थे। अगला प्रश्न है कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था, तो क्यों हुआ था, इसका कारण पूछा गया है। जो ऑप्शन 3 है वो नहीं दिए गए, यहाँ पर राइट ऑप्शन दिया गया है। तो कन्नौज के युद्ध में, या इसी को बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और ये जो है 1540 ईस्वी में हुआ था, आप डेट भी याद रखेंगे। कन्नौज का युद्ध या इसी को बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और ये युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो इसमें जो है शेरशाह सूरी जीत गया था, विजयी रहा था, और हुमायूं हारा था। क्यों हारा था, क्योंकि बरसात हो जाने के कारण हुमायूं की जो तोपखाना थी वो व्यर्थ सिद्ध हुए थे, और इसी वजह से हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था, और हुमायूं यहाँ से जो है हार करके भाग निकला था, ठीक है। जीता कौन था, शेरशाह सूरी। तब हुआ था 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध, इसी को बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे रस शाहजहां के राजकवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तक, तो आपको ये भी याद रखना है कि आपसे हो सकता है अलग से पूछ ले कि पंडित जगन्नाथ जो है किसके दरबार में थे या किसके दरबारी थे, तो शाहजहां के शासनकाल में थे, राजकवि थे, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो रस गंगाधर,
और गंगा लहरी, ये दोनों पुस्तकें हैं इनकी, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है शाहजहां द्वारा बनाई इमारतों में प्रमुख कौन कौन सी इमारतें हैं? तो जामा मस्जिद है आपकी, मोती मस्जिद है और ताजमहल है, ये तीनों आप याद रखेंगे और ऑप्शन में जैसा कुछ बनेगा उसको आप याद रखेंगे। उपरोक्त सभी होगा तो सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे तीनों। शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई थी जो कि दिल्ली में है, मोती मस्जिद बनवाई थी जो कि आगरा में स्थित है और ताजमहल भी आपका आगरा में ही स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की जो संधि हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दादा कोंकण देव कौन थे? तो दादा कोंकण देव क्या थे? ये शिवाजी के संरक्षक थे। ठीक है, ये प्रधानमंत्री तो शिवाजी के नहीं थे, शिवाजी के क्या थे? संरक्षक थे। पवन की सीरीज में जो है इसको जो है शिवाजी के शिक्षक लिख रखा है, शिक्षक नहीं थे, शिवाजी के क्या थे? ये दादा कोंकण देव संरक्षक थे। अगला प्रश्न क्या है शिवाजी के मंत्री परिषद में कितने सदस्य थे? तो आप सभी को पता है शिवाजी के मंत्री परिषद में 8 सदस्य, इसीलिए इनको अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता है। और उन अष्ट प्रधानों में कौन कौन से थे? तो एक तो पेशवा होता था, दूसरा अमात्य होता था, तीसरा मंत्री होता था, चौथा पंडित राव होता था, पांचवा चिटनेस और छठा सेनापति और सातवां सुमंत होता था और आठवां जो होता था वो न्यायाधीश होता था। इस तरह से 8 जो हैं इनके मंत्री परिषद में मंत्री होते थे जिनको अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? अगला प्रश्न है, तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। फिर प्रश्न रिपीट हुआ है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया था, जलमार्ग द्वारा ये आया था भारत में। डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे? तो डच किस द्वीप से भारत आए थे? तो आपको याद रखना है, तो ये डच जो हैं, अगर ये महाद्वीप पूछा जाता है तो आप करते अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि जो डच हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से आए थे। लेकिन किस द्वीप में आए थे पूछा है तो मलय द्वीप से होते हुए भारत आए थे। अगला प्रश्न है भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? ठीक है, तो भारत के मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने ही की थी जो कि 1498 में ये भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया था? तो डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर जो अधिकार किया था वो 1641 ईस्वी में किया था। पवन सीरीज में जो है इसका आंसर 1500 ईस्वी दे रखे हैं जो कि गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर जो अधिकार किया था वो 1641 ईस्वी में किया था। राइट आंसर आपके सामने है। बहुत सारे सीरीज में क्वेश्चन गलत हैं जिनके करेक्ट आंसर हमने इसमें दिए हैं और गलत ऑप्शन आपको हम बता देते हैं कि इसमें गलत ऑप्शन दे रखा है। पवन की सीरीज में 1500 ईस्वी मान रखा है पहला ऑप्शन, जबकि इसमें 1641 ईस्वी पर ऐसा डचों ने माल्टा को हराकर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी कब? तो 31 अक्टूबर 1600 ईस्वी में जो है अनुमति मांगी थी। बक्सर का युद्ध हुआ था, तो आप याद रखेंगे, डेट भले ही भूल जाए लेकिन सन जरूर याद रखेंगे। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और एक किस किस के बीच हुआ था कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी और दूसरी तरफ जो विपक्ष में थे वो बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे, जिसके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखेंगे आप प्रश्न। इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो उस समय फ्रांसीसी गवर्नर जो पांडिचेरी का था वो डुप्ले था। कौन था? डुप्ले। अगला प्रश्न है कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था? तो ये प्रथम युद्ध कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं, आप जिसको पता रहना है। अगर बाई चांस आपसे पूछ ले कर्नाटक में कुल कितने युद्ध हुए? 3, उसमें से ये प्रथम युद्ध है, ये जो 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य तक चला था, तो याद रखेंगे। डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया था? तो 1754 ईस्वी में जो है डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया था। अगला प्रश्न है 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तु
किस शर्त पर वापस की गई थी? तो इसी शर्त पर वापस किया गया था कि फ्रांसीसी जो हैं अब किलेबंदी नहीं करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? आप सभी को पता है 23 जून 1757। ये जो आप डेट भले भूल जाइएगा लेकिन ईयर जरूर याद रखिएगा। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था और यहाँ से जो है अंग्रेजों की विजय हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। ठीक है। फिर वही प्रश्न रिपीट हुआ है, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी। ठीक है। लॉर्ड बेलेजली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? ये पूछा गया है आपसे। तो लॉर्ड बेलेजली को ही जो है सहायक संधि का जनक माना जाता है और ये 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना था। पिंडारी कौन थे पूछा गया है। तो पिंडारी जो थे लूटमार करने वाले थे, घुड़सवार होते थे और लूटमार का काम करते थे। अगला प्रश्न है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका पूरा नाम है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, भारत के गवर्नर जनरल कब बने? तो ये 1773 ईस्वी में बने थे। जो जब उस समय कौन सा एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, तो जो है 1773 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बना था। अगला प्रश्न है प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम सिख युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? तो ये जो सिख युद्ध हुआ था प्रथम, ये पंजाब के सिख और अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विजयी रही थी। अगला प्रश्न है सागर सम्राट क्या है? तो उसमें पवन की सीरीज में ऑप्शन दे रखा है, समुद्र विज्ञान का ग्रंथ दे रखा है और तेल खोज जलयान और एक समुद्र से पार को समुद्री नाविक को सम्मान। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो उसमें जो ऑप्शन है ये सागर सम्राट जो है तेल खोज से संबंधित है, जलयान जो ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर? तारापुर में। तारापुर में स्थापित किया था जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और ये तारापुर में जो है ये पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन था भारत का, ये भी याद रखेंगे। हो सकता है आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन था? तो तारापुर था जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और यही जो है भारत का प्रथम परमाणु केंद्र था। ठीक है। अगला प्रश्न है कोलार किस प्रदेश में स्थित है? तो कोलार जो है कर्नाटक में स्थित है और इसको जो है भारत का स्वर्ण नगर के नाम से कोलार को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं, तो आपको मुंबई हाई याद रखना है, एलियावेट याद रखना है और वसीन याद रखना है। ये जो है प्रमुख खनिज तेल है, स्थान है यहाँ पर। कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर हुआ था और यह एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र है, याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? तो ये रेलवे और बैंकिंग का जो काम है, ये जो बैंकिंग सेक्टर है, ये केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है खेती तथा सिंचाई किस सूची के विषय हैं? तो खेती और सिंचाई जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और आप सभी को पता होगा इसमें केंद्र सूची में विषय कितने हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है केंद्र सूची में विषयों की कुल संख्या कितनी है? तो 100 विषय रखे गए हैं। पवन सीरीज में जो है इसका आंसर 97 दे रखे हैं, जबकि वो गलत है। वर्तमान में केंद्र सूची में 100 विषय शामिल किया गया है। ठीक है, 100 विषय शामिल हैं। खेती तथा सिंचाई किस सूची से? राज्य सूची से। और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, तो 543 है। अगर कुल पूछी जाए तो 552 तक हो सकती है, लेकिन इस समय वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है निर्वाचित वो 543 है, कुल 552 तक हो सकती है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है आप याद रखेंगे वो उपराष्ट्रपति होता है और अनुच्छेद 64 में ये बात बताई गई है 64 आर्टिकल में कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये चीज आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? तो ये 65 वर्ष तक होता है और जो है अगर 65 वर्ष के वो हो जाते हैं तो रिटायरमेंट का हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है, तो हर एक व्यक्ति, वो चाहे पीड़ित पक्ष हो या कोई भी भारत का नागरिक हो या स्वयं न्यायालय भी जो है अपने से बड़े न्यायालय में जा सकता है।
कौन सा कर किसी अन्य पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? तो प्रत्यक्ष कर जो होता है वो किसी अन्य पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपका जो है आयकर, उपहार कर, ये सब आते हैं और ये जो है किसी दूसरे पर, अन्य पर हस्तांतरित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में जो है स्थित है, वो आप चीज याद रखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। और कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत के संसद से आशय, यहाँ पर सांसद हो गया है, ये भारत की जो है संसद है, भारत के संसद से आशय है। तो संसद का निर्माण जो है 3 घटकों से होता है। एक तो लोकसभा जो कि आपका निम्न सदन होता है, राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है, और राष्ट्रपति। तीनों के मिलने से जो है संसद का निर्माण होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? प्रश्न है। तो महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति को तो हटा ही सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको भी हटाया जाता है। संघ सूची में कितने विषय शामिल है? देखो प्रश्न आ गया है। तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 52 विषय हैं और राज्य सूची में 61 हैं, आप याद रखेंगे। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था और ये किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है, आक्रमण सबसे पहले 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? यानी कि सब किसके शासनकाल में ज्यादा जो है स्थापत्य का निर्माण हुआ, बिल्डिंग का निर्माण हुआ? तो ये आप जो है शाहजहां के शासनकाल को बताएंगे, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का खूब निर्माण हुआ था, चरम पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद स्थानांतरित की थी, जिसे देवगिरी के नाम से जाना जाता है। दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स जो था वो जर्मनी का निवासी था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू तो कब हुआ था? 1914 में, और खत्म कब हुआ था? ये 1918 ईस्वी में खत्म हुआ था, याद रखेंगे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये प्रश्न आप जो है याद रखेंगे। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये चीज आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है, और ये जो होता है लोकसभा का सदन का नेता होता है। अगला प्रश्न लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को आयु जो है कितनी होनी चाहिए? उम्मीदवार की कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो 25 वर्ष से कम उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए, वरना फिर वो जो है लोकसभा का सदस्य नहीं बन पाएगा, अगर 25 वर्ष से उसकी एज कम है। अगला प्रश्न है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है, और जिनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में जिनेवा जो है स्थित है। और इसको जो आप याद रखेंगे, हो सकता है आपसे शहर पूछ ले या जो है कंट्री का नाम पूछ ले, तो जिनेवा शहर में स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो धुरी राष्ट्र थे उनका नेतृत्व जर्मनी ने किया था। फिर अगला प्रश्न देखेंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, वैसे तो कभी कभी प्रश्न जो है दशक के रूप में पूछ लेता है, दशक तो 1960 के दशक में हम आंसर करेंगे, लेकिन अगर ईयर पूछता है तो 1966 या 1967, दोनों ऑप्शन कहीं कहीं दे रखा होता है, तो आप 1966-67 करेंगे। और भारत में अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो आप MS स्वामीनाथन को करेंगे, ये भी आप याद रखेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोरलाग, क्या लिखेंगे? नॉर्मन ई बोरलाग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत में MS स्वामीनाथन जो है विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे प्राचीन देश, तो ये तो प्रश्न कौन सीरीज में दे रखा है, लेकिन इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट पे प्रश्न नहीं है, ठीक है, भारत। अगला प्रश्न देखेंगे कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कपास का जो रेशा होता है कपास के फल से प्राप्त होता है, पौधे के फल वाले भाग से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं
किस देश को जो है स्पर्श करती हैं? तो नेपाल देश को जो है स्पर्श करती हैं। ना उड़ पाने वाला एकमात्र पक्षी जो अंटार्कटिका में पाया जाता है तो वो है पेंगुइन। याद रखेंगे, पेंगुइन। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसको क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्रस्ट कहते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं? क्रस्ट या भूपर्पटी। अगला प्रश्न देखेंगे, मराठों के आक्रमण से पूर्व पंजाब पर किसका शासन था? तो मराठों से आक्रमण से पूर्व जो पंजाब पर शासन था वो अहमद शाह अब्दाली का था। यहाँ पर मिस हो गया है, खाली अब्दाली लिखा है, तो ये जो है पूरा नाम इसका था अहमद शाह अब्दाली। विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को क्या कहते हैं? तो व्यापारिक केंद्र जो होते हैं विदेशी कंपनियों को, उनको जो है प्रारंभ में कोठी कहा जाता था। ठीक है, कोठी। धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? तो आपके चार ऑप्शन कोई दे रखे होंगे, जिसमें जो धातु होगी वही धात्विक खनिज होगा। तो तांबा इसमें है, बाकी आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे कौन सी धातु उस ऑप्शन में दे रखी है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है, ये जो है खाद्यान्न या कृषि के उत्पादन से संबंधित है। केंद्रीय सूची का विषय है तो डाक है, तार है, बैंक है, रक्षा है, और ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। जो भी ये सब परमाणु ऊर्जा का काम है, ये सब केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हस्तक्षेप रहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका है। और उससे सबसे बड़ा महाद्वीप अगर देखा जाए, पहला प्रथम तो एशिया महाद्वीप है, और दूसरा कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में स्थित है तेल शोधक कारखाना। भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसमें जो है आंसर शायद मिस हो गया है, नहीं लिखा गया है, ये प्रश्न ही लिखा है केवल। भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखना जो है भूल गए हैं, छूट गया है। तो भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। और वर्तमान में जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा है, ये याद रखेंगे प्रश्न। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी, और आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख चावल उत्पादक देश है? तो पश्चिम बंगाल जो है चावल उत्पादक देश है। वैसे इस समय जो करंट का अगर डाटा देखा जाए तो आंध्र प्रदेश जो है धान के मामले में, चावल के मामले में आगे है, लेकिन जो है इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे तो पश्चिम बंगाल ही सही रहेगा। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? बाबरनामा जो है बाबर की एक आत्मकथा, जो कि बाबर द्वारा स्वयं लिखी गई थी। आत्मकथा जो होती है, ऑटोग्राफी होती है, स्वयं ही लिखी जाती है। अगला स्टेटमेंट है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह शब्द शेरशाह ने कब कहे थे? तो शेरशाह ने कहा था मालदीव से युद्ध करने के बाद, जो है ऐसा स्टेटमेंट शेरशाह सूरी ने कहा था, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक उत्थान किसके काल में हुआ था? तो मराठों का, सॉरी भारत नहीं मराठों है, मराठों का सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के शासनकाल में हुआ था, ये चीज याद रखेंगे। राज्य हड़प नीति या विलय नीति, अगला प्रश्न है, इसी को विलय नीति कहते हैं या राज्य हड़प नीति कहते हैं, तो किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है राज्य हड़प नीति या विलय नीति दी थी, तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी। संसद से तात्पर्य यही है कि संसद का निर्माण कैसे होता है? तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदच्युत करना जो है उसके अधिकार के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति होता है। सर्दियों में अंटार्कटिक में अंधेरा रहता है लगभग कब तक? तो 24 घंटे तक सर्दियों में अंटार्कटिक महाद्वीप में अंधेरा रहता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। रेंज किसे कहते हैं? तो आपके वैकल्पिक प्रश्न में ऑप्शन तो नहीं है, इसमें डायरेक्ट उत्तर है। तो रेंज जो है
पर्वत श्रेणियों को जो है रेंज कहा जाता है, चीज आप याद रखेंगे। पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो यहाँ पर जो है कौन सा युद्ध है ये मिस हो गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो ये जो आंसर है इसका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यहाँ पर प्रथम छूट गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर द्वितीय पूछा जाए तो अकबर और हेमू कर दीजिएगा। अगर तृतीय पानीपत का युद्ध पूछा जाए 1761 में, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली विजय रहा था, मराठा हारे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध कौन सा था, तो प्लासी का युद्ध था, जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है सहायक संधि का प्रयोग किसने किया, या सहायक संधि के जनक कौन है, तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो है सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित हैं, तो प्रसिद्ध जो गिर वन है वो कहाँ स्थित हैं, तो आप इसका आंसर देंगे गुजरात। क्या देंगे, गुजरात आंसर इसका देंगे। और गुजरात ये जो है वहां पर एशियाटिक जो है शेरों के लिए फेमस है, कौन, गिर। ठीक है, अगला प्रश्न है रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है, तो जो रबड़ है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ये चीज आप याद रखेंगे। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन देखो वनों की रक्षा है के लिए ये जो है आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन सबसे पहले जो है, पहले तो उत्तर प्रदेश में चमोली जिला आता था, लेकिन जब से उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया है तो अब इस समय ये उत्तराखंड के चमोली जिला जो है उत्तराखंड में स्थित है। 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में जो है चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसमें वनों को जो है काटने से रोकने का विरोध इन लोगों द्वारा किया गया था। कौन कौन, चंडी प्रसाद भट्ट इसके मेन थे, मुख्य थे, और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो सहयोगी थे। अगला प्रश्न है वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा में वित्त विधेयक या धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। और राज्यसभा को इस पर कोई अधिकार नहीं होता है, बस ये राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। उसके बाद ये स्वतः जो है पारित हो जाता है। केंद्र सूची का विषय नहीं है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। शिक्षा जो है केंद्र सूची का विषय नहीं है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, ये चीज आप याद रखेंगे। और समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है वर्तमान में वो 52 है, 52। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप सभी को पता है लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष। अगला प्रश्न है भारत ने अपनी मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश से ली है, तो मंत्रिमंडल प्रणाली जो है भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो आप इसको देखेंगे, इसमें मैच कराने को है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका, ये सही है। थार मरुस्थल दक्षिण अमेरिका, यही गलत है। सोनोराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, ये भी सही है। और महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा जोड़ा गलत है यही देखना था, तो हमको सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, थार मरुस्थल। क्योंकि थार मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में नहीं है, ये कहाँ है, भारत के राजस्थान में है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो ये 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कंगारू पाए जाते हैं, तो कंगारू आपको पता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और 2/3 भाग पर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मरुस्थल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था, तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। अगला प्रश्न है मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। एक तो स्थापत्य का पूछा जाता है, तो स्थापत्य का काम तो सबसे ज्यादा जो है शाहजहां के काल में हुआ, लेकिन अगर चित्रकला का उत्कर्ष पूछा जाता है चित्रकारी का, तो वो जो है इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज्यादा जो है चित्रकला के क्षेत्र में काम हुआ था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो कर्नाटक में युद्ध हुए थे टोटल 3 युद्ध हुए थे, याद रखेंगे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है।
भारत का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं वो ऐसे स्रोत होते हैं जो नवीकरणीय होते हैं, यानी कि जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकें, जिनका हम नवीकरण कर सकें, ऐसे जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है। तो इन सबको जो है हम लोग गैर परंपरागत या नवीकरणीय के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था, तो ये फरवरी 2014 में जो है प्रारंभ किया गया था, और इसके तहत वनों को जो है, वन क्षेत्र को जो है भारत के सुरक्षित करने की बात की गई थी। रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है, सभी को पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जो है रानीगंज कोयला खान स्थित है। न्यायपालिका का कार्य कौन सा नहीं है, तो भैया कानूनों का जो क्रियान्वयन करना है, न्यायपालिका का काम नहीं है, कार्यपालिका का काम होता है। और न्यायपालिका का कानून को लागू कराना है, कार्य न्यायपालिका का नहीं है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किसी न्यायाधीश को महाभियोग पद द्वारा हटाने से शक्ति किसे प्राप्त है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, तो महाभियोग द्वारा जो है संसद ही हटा सकती है, संसद के पास ये पावर है। और ये अनुच्छेद 124(4) के तहत जो है संसद ऐसी कार्यवाही किसी भी न्यायाधीश के ऊपर कर सकती है। संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन कौन है, तो संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन जो है राज्यसभा होता है, आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए होते हैं नामांकन के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान कौन सा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रतिष्ठान राष्ट्रीयकृत जो है आपका रेलवे है, ठीक है। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित कौन करता है भैया, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, बैंकों का बैंक आरबीआई करता है। और वर्तमान में कौन इसके गवर्नर हैं आरबीआई के, संजय मल्होत्रा। केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, तो भू राजस्व जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखेंगे। सीमा शुल्क जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, आयकर आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, लेकिन जो भू राजस्व है ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। केंद्र सरकार की आय का स्रोत है, देखो सभी आ गए आपके सामने, सीमा शुल्क, आयकर जिसे आप इनकम टैक्स बोलते हैं, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये सब केंद्र सरकार के आय के स्रोत हैं। तुझे के बाबरी की भाषा है तुर्की, याद रखेंगे। तुझे के बाबरी क्या है, बाबर की आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया, अकबर ने कराया, ठीक है। और इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1765 ईस्वी में हुई थी, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। नकदी फसल कौन सी है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, अगर ऑप्शन में गन्ना है तो आपकी गन्ना जो है नकदी फसल हो जाएगी। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। धातु पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, तो जो भी ऑप्शन आपके होंगे देख लेंगे, उसमें लोहा, तांबा, सोना सब धातुएं ही हैं आपकी। संचार के साधन कौन कौन से हैं, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, या आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, या इंटरनेट है, ईमेल है, सब क्या है आपके संचार के साधन है। अगला प्रश्न है, महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आप याद रखेंगे। महान विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था 22 जनवरी 1760। अगर डेट भूल जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सन जरूर याद रखेंगे। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो रिजर्व बैंक की स्थापना अभी आपने पीछे पढ़ी थी, क्वेश्चन आया हुआ था 1 अप्रैल 1935। और आरबीआई को बैंकों का बैंक, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, और आरबीआई के इसमें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। रानीगंज कोयला खान किस राज्य में है, तो पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पश्चिम बंगाल। संसद का निर्माण ये भी रिपीट हो चुका है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय। याद रखेंगे। डिगबोई तेल शोधक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखेंगे ये जो है असम राज्य में स्थित है। और अगर गुजरात में पूछा जाए कौन सा तेल शोधक है, तो आप याद रखेंगे अंकलेश्वर। अगर महाराष्ट्र में पूछा जाए तो बम्बई हाई या मुंबई हाई, ठीक है। और असम में तो डिगबोई है ही अपना। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 30 वर्ष। अबीर और गुलाल में उड़ता हुआ जो हल्का रंगीन पदार्थ दिखाई देता है वो अभ्रक होता है, ठीक है। अबीर और गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ क्या होता है? अभ्रक होता है, ठीक है। तो इस तरह से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने जो है एक एक नंबर वाले वैकल्पिक प्रश्न बिना ऑप्शन के हमने आपसे कराए। आप देखेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और आपके जो 15 वैकल्पिक और जो आपके एक एक नंबर वाले 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 20 टोटल एक एक नंबर वाले, ये आपके यहाँ से काफी कुछ हद तक सब सही हो जाएंगे अगर आप कायदे से इसको देख लेते हैं वीडियो को, क्लास को। और आप प्रयास करेंगे कि पूरा 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, आपके 100% जो एक एक नंबर वाले प्रश्न है यहाँ से सामाजिक अध्ययन में सही होंगे। तो आप वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।